सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो कल हमने चैप्टर जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे चालू करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो हम 10 मिनट का लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। ये कंटिन्यू मान के चलो कि 25 मिनट कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। आपके जो भी चीज़ है वो माइंड में रखना या नोट करके रखना। सो लेट्स स्टार्ट। मशीनिंग कॉन्सेप्ट। मशीनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हमने कल समझा था थोड़ा बहुत इनिशियली मशीन के सीएनसी के बैकग्राउंड के बारे में। और मशीन एक कन्वेंशनल मशीन कैसी होती है और कौन कौन सी मशीन कन्वेंशनल आती है और सीएनसी की हिस्ट्री, इसके बारे में समझा था। आज हम समझेंगे मशीनिंग कॉन्सेप्ट। मशीनिंग कॉन्सेप्ट बेसिक होता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी का प्रोसेस। सीएनसी का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? पार्ट डिजाइन से होता है। जो भी आप काम करते हो उसका सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो पार्ट डिजाइन से होती है। The process take place in various office, laboratories, research center and other places, including engineers imagination। जो उस पे काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट के लिए उसका जो इंजीनियर है जो उस पे काम कर रहा है उसको उसके माइंड में क्या है, उसको कैसा कंपोनेंट बनाना है, वो सारी चीज वहां से निकलती है। वो किसी ऑफिस में हो सकती है, कोई लेबोरेटरी में, कोई रिसर्च सेंटर से, या कहीं से भी उसका डिजाइन आ सकता है। देन उसके बाद आता है प्रोग्रामर्स रोल। उसमें प्रोग्रामर का क्या रोल होता है? और द सीएनसी प्रोग्रामर एज वेल एज सीएनसी ऑपरेटर। एटलीस्ट जो प्रोग्रामर है वो ऑपरेटर तो होगा ही होगा, एटलीस्ट होना ही चाहिए। दिस दिस इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द फर्स्ट सोर्स। जो सबसे पहले इनपुट मिलती है प्रोग्राम के लिए वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से मिलती है। एंड ऑफन द ओनली सोर्स। ज्यादातर यही सोर्स होता है। इसके अलावा ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनल पार्ट्स इज टू बी। कि फाइनल पार्ट्स क्या बनना है उसकी ड्राइंग से ही पता लगेगा। मे भी हो सकता है प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट से गुजर के फाइनल पार्ट बने। टिपिकली सीएनसी प्रोग्रामर फॉलो ए सर्टेन प्रोसेस। सीएनसी प्रोग्रामर के लिए कुछ एक प्रोसेस है जो उसको फॉलो करेगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या चाहिए वो सारे इनपुट्स वहां से निकल के आएंगे। एक वर्क फ्लो है उसका। दैट कैन बी समराइज इनटू सेवरल क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेप्स। उसके कुछ स्टेप्स हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले क्या क्या हमें इनपुट्स चाहिए और कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या उस पर काम करना है। स्टेप्स कौन कौन से हैं? सेवरल क्रिटिकल स्टेप जो हर एक प्रोग्रामर को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले होती है एवेल्युएट इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसकी व्याख्या करो, उसको समझो। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या कहती है और हमें उसके हिसाब से क्या क्या चाहिए। सेकेंड आता है आइडेंटिफाई मेटेरियल ऑफ द पार्ट एंड स्टॉक। जो पार्ट हमें बनाना है उसका मेटेरियल कौन सा है और उसमें स्टॉक कितना है, एज कास्ट है, प्री मशीनिंग है, प्री होल है, किस तरह की कंडीशन है उसकी। थर्ड पॉइंट आता है डिटरमाइन पार्ट होल्डिंग मेथड। उस कंपोनेंट को क्लैंप कैसे करना है, चक में पकड़ना है, बिटवीन सेंटर पकड़ना है, या उससे पहले क्या प्रोसेस करना है, या स्पेशल कोई चक है, स्पेशल जोज है, उस तरह की होल्डिंग किस तरह से करनी है। ये एक प्रोग्रामर के लिए इनपुट्स है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट सुटेबल टूल्स। जो उस प्रोसेस को, उस पार्ट को बनाने के लिए जो टूल लगने वाले हैं उनका कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं टूल्स को। फिर उसके बाद है डिसाइड ऑन कटिंग कंडीशन। कटिंग कंडीशन को डिसाइड करना है। ये एक एक डिटेल में आएंगी। देन उसके बाद है राइट द प्रोग्राम। तो पार्ट प्रोग्राम आपका कितने नंबर पे आ गया? 1 2 3 4 5। छठे नंबर पे पार्ट प्रोग्राम आता है। देन उसके बाद आता है वेरीफाई द प्रोग्राम। और फिर लास्ट में आता है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसका क्या मतलब है? उसका मीनिंग ये है। आवाज परवेज जी आपको ही नहीं आ रही, बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है। आप जरा एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट कर लीजिए, हो सकता है आवाज आ जाए। बाकी सब लोगों को आ रही है, आपको भी आनी चाहिए।
कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज होती है? जब भी कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें रफली एक पेपर पे ड्रा करना होता है, एक उसका प्रोसेस डिफाइन करना होता है कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है और क्या क्या चीज उसमें सावधानी करी, क्या क्या कैलकुलेशन करी है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। ऑपरेटर को क्या क्या काम करना है उसमें, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑपरेटर को कंपाउंड कैसे लगाना है, वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। तो वो भी जरूरी है प्रोग्राम बनाने से पहले, और प्रोग्राम के साथ साथ ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई पार्ट प्रोग्राम बनाया है आपने किसी कंपोनेंट का, उसके लिए आपने क्या क्या सावधानी बरती है, क्या क्या उसके लिए इनपुट्स हैं। इनपुट्स मतलब आपकी जो मटेरियल आएगा उसको कहाँ पे क्लैंप करना है, उसकी मार्किंग करनी है, किस जगह पे क्लैंप करेंगे पर्टिकुलर वो दिखाना पड़ेगा आपको, और कंपोनेंट कितना जोर से बाहर रखना है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। उसके बाद आता है सेंड प्रोग्राम टू मशीन शॉप। तो ये चीज हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज हमें स्टडी करनी है और क्या उसका लिंक है वो बताता हूँ अभी। इंजीनियरिंग ड्राइंग से हमें क्या इनपुट मिलेगी और क्या लेनी चाहिए। सबसे पहले आता है द फर्स्ट थिंग एज ए सीएनसी प्रोग्रामर शुड ऑलवेज डू बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम। ऑपरेटर को प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाने से पहले ये काम करना है। कौन सा? ड्राइंग को एवुलेशन करना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसको समझना है, उसको पूरा अंडरस्टैंड करना है। इज टू एवुलेट द ड्राइंग इन ऑर्डर टू गेट ए जर्नल आइडिया अबाउट द पार्ट। पार्ट को बनाने से, प्रोग्राम बनाने से पहले ड्राइंग में क्या क्या चीज खोजनी है, क्या क्या चीज उसको समझनी है, उसको हमने एक ऑर्डर बनाया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग समझना है। सच एन एवल्यूशन इंक्लूड सेवरल ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी सम्ड अप। ये हमने समराइज किया है कि मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट उस ड्राइंग से हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आती है ड्राइंग यूनिट्स एंड स्केल। कोई भी ड्राइंग आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले आती है ड्राइंग की यूनिट कौन सी है, ये ड्राइंग इंचज में है या मिलीमीटर में है। और इंचज मिलीमीटर के बाद हमें देखना है कि इसका रेशियो क्या है। होता है क्या है कि सारी ड्राइंगें, अगर मान लो एक A4 की सीट है, उसके अंदर आपका 20 मिलीमीटर का कंपोनेंट भी आता है, 200 मिलीमीटर का कंपोनेंट भी आता है, और 500 मिलीमीटर का कंपोनेंट भी उसके अंदर ही शो करेगा एक ड्राइंग के अंदर। तो वो जो A4 की सीट के अंदर आप इतना बड़ा कंपोनेंट कैसे समाएगा, वो उसकी स्केल कम करेंगे तब आएगा। तो वो स्केल फैक्टर कौन सा है? कोई चीज ऐसी होती है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसको इनलार्ज करके, बड़ा करके दिखाया जाता है ताकि उसको डिटेल में समझा जा सके। फिर सेकंड पॉइंट आता है डायमेंशनिंग मेथड, कि उसमें जो ड्राइंग में डायमेंशन की गई है वो किस मेथड से की गई है, ताकि ऑपरेटर को कम से कम, प्रोग्रामर को कम से कम उसको कैलकुलेशन करना पड़े। क्योंकि सारी डायमेंशन जो एक फेस से भी हो सकती है, या एक किसी पार्ट के और ओरिजिन से भी हो सकती है, किसी प्लेन से हो सकती है। तो वो डायमेंशन कैसे दी गई है, बेस लाइन है या कुछ और है। देन उसके बाद आता है टॉलरेंस। ड्राइंग के अंदर हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस उस पार्ट को बनाने के लिए कौन सा क्रिटिकल साइज है। सपोज करो 10 माइक्रोन में, 5 माइक्रोन में कोई बोर है या प्लेन है या जो भी कुछ टॉलरेंस है, वो टॉलरेंस हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस मशीन से, और करेंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सपोज करो मिलिंग का अगर कोई ऑपरेशन है, तो मिलिंग करने के लिए अगर सरफेस फिनिश ज्यादा चाहिए तो हमें कटर उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा, पैरामीटर भी उसी हिसाब से लगाने पड़ेंगे, फिक्चर मशीन सब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो टॉलरेंस से डिफाइन होता है कि हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या मेथड लगाना है। फोर्थ नंबर पे आता है मेटेरियल टाइप, साइज, शेप एंड कंडीशन। तीन चीज है, इन चीजों में सबसे पहले आती है मेटल टाइप। मेटल टाइप मतलब ये मेटेरियल आपकी कास्ट आयरन है, एल्युमिनियम है, या ब्रास है, कॉपर है, क्या चीज है, स्टेनलेस स्टील है, MS है, क्या है। देन आता है उसके बाद साइज। साइज आपका रॉ मेटेरियल किस साइज का होगा, फिनिश साइज किस साइज बनेगा। रॉ मेटेरियल हो सकता है ज्यादा हो, या फिर आपका कोई एनिवन शेप हो। शेप का मतलब आपका रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, राउंड है, सिलिंड्रिकल है, किस तरह की शेप है। और फोर्थ पॉइंट आता है इसी के अंदर आपका कंडीशन। कंडीशन मतलब एज कास्ट मतलब फोर्ज है, प्री मशीनिंग है, या कोर होल है, या किस तरह की कंडीशन है। वो कंडीशन डिफाइन हमें चेक करना पड़ेगा। फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे आता है
कि उस जो पार्ट हम बना रहे हैं उस पर सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट क्या है और किस यूनिट में दी गई है। वो RA में है, RZ में है, RMAX है, RTX है, दुनिया भर की है इसमें सारी सरफेस फिनिश के पैरामीटर्स। तो वो कौन सा पैरामीटर हमें ड्राइंग के अंदर दिया हुआ है, किस यूनिट में दिया हुआ है, वो मिलीमीटर में है, इंचज में है, किस में है। और देन उसके बाद आता है टाइटल ब्लॉक इंफॉर्मेशन। जो एक नीचे टाइटल ब्लॉक बना होता है उसके अंदर आपकी पार्ट्स की जो मेन डायमेंशन, जो उसकी मेन आइडेंटिफिकेशन होता है उसके अंदर मेंशन होता है। टाइटल ब्लॉक के अंदर आपको पार्ट का वेट मिलेगा। उसके पार्ट के वेट से आपको ये डिसाइड करना है कि मशीन की कैपेसिटी कितनी है, उतना पार्ट कैरी करने के लिए हमें लोड कैसे करेंगे, लोड कैसे करेंगे, और उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कैसे ले जाएंगे। तो पार्ट के वेट से डिफाइन होगा। सेकंड आता है इस पर असेंबली। ये पार्ट कहाँ पे लगने वाला है या इसके अंदर कोई असेंबली है, नट बोल्ट लगेगा, क्या लगेगा, वो असेंबली भी उसकी जानना जरूरी है क्योंकि उसका मैटिंग पार्ट भी हो सकता है। तो टाइटल ब्लॉक के अंदर और इंफॉर्मेशन मिलेगी आपका पार्ट नंबर और पार्ट नेम। पार्ट नेम होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, एक नाम, और नंबर एक सीरीज होगा। नंबर आपका न्यूमेरिकल में मिलेगा और नाम उसका अल्फाबेटिक में मिलेगा। जैसे हो सकता है कोई ब्लॉक है या आपका कोई रिंग है, फ्लैंज है, निप्पल है, कुछ भी हो सकता है, वो एक नाम हो गया। क्योंकि नंबर नंबर आपका क्या होगा, किसी भी डिजिट में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 या कुछ और भी हो सकता है। तो ये है आपका। एक चीज और हो गई इसमें, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, और एक इसमें ड्राइंग नंबर और होता है। ड्राइंग नंबर पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का सीरीज के हिसाब से ड्राइंग नंबर चलता है कि ये ड्राइंग नंबर इस नाम से हमने एक रजिस्टर्ड करी गई है, अगर कल को ये निकालनी पड़े तो ये इस ड्राइंग नंबर से आप निकाल सकते हो। और इसके अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन और मिलेगी, इसका रिवीजन नंबर। रिवीजन नंबर होता है क्या है कि टाइम टू टाइम ड्राइंग अपडेट होती रहती हैं, तो जो ड्राइंग आपके पास आई है प्रोग्राम बनने के लिए या कंपोनेंट बनाने के लिए आई है, उसका लेटेस्ट वर्जन है या नहीं आपके पास। हो सकता है कि जैसे रिवीजन 1 2 3 4 5 6 कोई भी रिवीजन हो सकता है, तो लास्ट वाला रिवीजन होना चाहिए और उसकी अपडेटेड डेट क्या है। ड्राइंग रिवीजन आ गया, रिवीजन 1 2 P1 किसी भी सीरीज से हो सकता है। बिल ऑफ मटेरियल इफ अवेलेबल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट जब हम बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोई चीज असेंबली करके बनाना होता है, उस दौरान हमें बोम का पार्ट लगता है। सपोज करो 2 पार्ट है, उनको असेंबली करके और हमें कोई एक पार्ट बनाना है और उसको फिर मशीन करना है, तो वो एक बोम का पार्ट होगा। कई कंपोनेंट में हमें हो सकता है कि स्टड लगाना पड़े, स्टड लगाओ, नट बोल्ट लगाओ, या कोई डावल लगा के, कोई भी पार्ट हो सकता है, वो बोम का पार्ट होता है। बोम का मतलब वो एक रेडीमेड पार्ट है और उस कंपोनेंट के अंदर लगा के आपको मशीन करना है, या कंपोनेंट को जब फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद भेजना है कस्टमर को, तो वो आपका असेंबली का पार्ट हो जाएगा और वो उसमें लग के जाएगा। ओमिशन एंड अदर एरर्स। ओमिशन एंड अदर एरर क्या होता है, कोई भी ड्राइंग जब बनती है तो इतना परफेक्ट कितना ही बना लो, कहीं ना कहीं एरर हो जाती है, या कुछ एरर आपको समझ में नहीं आती, कुछ डायमेंशन ऐसी हो सकती है, या टाइपिंग एरर हो सकती है, कहीं प्रिंट मिस हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। उस चीज के लिए क्या करना है आपको, नेवर ट्राई टू फाइंड डायमेंशन बाय स्केलिंग द लाइन और आर्क। अगर आपकी कोई डायमेंशन समझ में नहीं आ रही है और ड्राइंग में बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, तो आपको अज्यूम नहीं करना कोई भी चीज। ना ही वो उसको वर्नियर से नापना है ड्राइंग के ऊपर, ना ही कोई स्केल लगा के नापना है, क्योंकि वो ड्राइंग उसका स्केल का कोई रिलेशन नहीं होता है। आप एक ड्राइंग की सीट है, अगर A3 की एक्चुअल में बनी हुई है तो आप उसको A4 में भी निकाल सकते हो, A5 में भी, A6 में भी, और A2 में भी, A3 में, किसी में भी प्रिंट निकाल सकते हो। तो एक आपको जो प्रिंट निकलता है वो स्केल से अलग होता है, एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इस चीज को आपको अज्यूम नहीं करना है। नेवर एज्यूम ए डायमेंशन और ए फीचर। अगर कोई भी ड्राइंग के अंदर सपोज करो कोई सिंबल लगा हुआ है और आपको क्लियर नहीं है, तो एज्यूम अंदाजा नहीं लगाना कि ये वो हो सकता है। वो आपकी सरफेस फिनिश हो सकती है, टॉलरेंस हो सकती है, डायमेंशन कुछ भी हो। इन द A4 की जो सीट है या A3 की सीट है, उसके अंदर कुछ भी कोई डायमेंशन है जो आपको क्लियर नहीं है, उसको एज्यूम नहीं करना। इफ इन डाउट आस्क।
जो डिजाइनर ने ड्राइंग बनाया है, जिसने आपको ड्राइंग दिया, उससे पूछना है कि भाई ये डायमेंशन इसमें क्लियर नहीं है, ये आपको क्लियर करके देनी है। चाहे वो मैन्युफैक्चर से लो, चाहे वो जिसने डिजाइन किया हो किसी भी कंपनी से, तो वहां से क्लियरिटी लेके ही काम करना है उसको। तो ये थे आपके ड्राइंग को समझने के पैरामीटर्स। अभी आता है सेकंड, आइडेंटिफाई मेटेरियल और पार्ट स्टॉक। ये क्या होता है, जब कोई कंपोनेंट बनाया है या बना रहा है, तो मेटल मेटल आपका एक पार्ट था, जिससे हमने उसका प्रोसेस था प्रोग्रामिंग का, उसी के अंदर एक आइडेंटिफाई मेटल एंड द पार्ट्स एंड स्टॉक। उसमें क्या हो सकता है, ए पार्ट ऑफ साइज, ए पार्ट ऑफ साइज ऑफ द मटेरियल, इट्स शेप एंड कंडीशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन सी हो सकती है, जैसे सॉलिड में है या कोर है, कास्टिंग है या फोर्जिंग है, एल्यूमिनियम है क्या है, प्री मशीनिंग है, हार्डनेस कितनी है उसकी, ये सब चीज पैरामीटर उसमें आपको पता करने हैं। ओवरऑल लेंथ विड्थ हाइट कितनी है, ये सब आपका मेटल ऑफ द पार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ड्राइंग से निकल के आएगा। फिर आता है डिटरमाइन पार्ट होल्डिंग मेथड। पार्ट होल्डिंग मेथड, जब आपने दो एक्टिविटी कर ली, ड्राइंग में से सारी चीज फाइंड आउट कर ली, आपने मेटल कौन सा है, मेटल की कंडीशन कैसी है, मेटल की शेप कौन सी है, उसके बाद आता है आपका डिटरमाइन पार्ट होल्डिंग मेथड। इस कंपोनेंट को क्लैंप करने के लिए आपके पास मेथड क्या है होल्ड करने के लिए। इसके लिए स्पेशल चक लगेगा, स्पेशल जॉज लगेंगे, या स्टैंडर्ड जॉज लगेंगे, सॉफ्ट लगेगा, हार्ड जॉज लगेंगे, या आपका फिक्चर बनाना पड़ेगा, फेस प्लेट पे लगाएंगे, वो चीज आपको डिफाइन करनी है। पार्ट होल्डिंग और वर्क होल्डिंग ये एक ही चीज है। एक पार्ट को, कंपोनेंट को होल्ड करना और एक पूरे काम को होल्ड करना इज ए टॉपिक दैट कैन हैव इट्स ओन बुक। क्योंकि पार्ट होल्डिंग का अपना एक बहुत लंबा बड़ा चैप्टर है। इसमें मल्टीपल टाइप के आपके फिक्चर हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के आपके जॉज हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, बट आपको डिफाइन करना है उसके लिए। फ्रॉम सीएनसी रिस्पेक्टिव, द डिसीजन ए सीएनसी प्रोग्रामर हैज टू बी मेक। क्योंकि जब प्रोग्राम बनाएगा तो उसको पता है कि आपको पार्ट किस में होल्ड किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पैरामीटर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके डेप्थ ऑफ कट होगी, उसी के अकॉर्डिंग फीड होगी जिसमें पार्ट को होल्ड किया है। सपोज करो पार्ट हमारा लंबा है और आपने एक छोटे से जॉज में पकड़ लिया, तो उतने पैरामीटर पे नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज कोरिलेट करते हैं, उसमें आपस में उनका संबंध है। दैट प्रोवाइड फिक्स्ड, सेफ एंड स्टेबल कंडीशन। तीन चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। चीज फिक्स होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई चक लगाया वो हिल रहा है, जो हिल रही है, या एक सेंटर में नहीं है, तो इस तरह का नहीं। सेकंड पॉइंट आता है आपका सेफ। जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सेफ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो उसमें से खुल जाए या मशीनिंग का लोड ही ना ले। तीसरा है स्टेबल। स्टेबल का मतलब रिजिड होना चाहिए, और एक पार्ट लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, ऐसा नहीं चार पार्ट बनाए उसके बाद खराब हो गया, जोज खराब हो गए, चक खराब हो गया। स्टेबिलिटी होनी चाहिए फॉर द माउंट मटेरियल, मेटल जो हम होल्ड कर रहे हैं उसके लिए। तो ये हो गया आपका डिटरमाइन पार्ट होल्डिंग मेथड। इसके अंदर आपको एक चीज नीचे दिख रही है कि ये जोज है आपके, ये आपका 6 जोज है, 6 पॉइंट क्लैंपिंग जोज है। ये आपका स्पेशल चक है एक, जिसको हम रोटरी चक बोलते हैं। ऐसे अपने आप ये रोटेट होता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ये मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जोज को क्लैंप करने के लिए चक अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो जिस तरह की जॉब है, जिस तरह की आपकी ज्योमेट्री है, जो पार्ट की शेप आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जोज सिलेक्शन होगा, चक का सिलेक्शन होगा, फिक्चर का होगा। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें पार्ट को होल्ड करने के लिए। अगर कोई राउंड पार्ट है और जॉज के अंदर लगाना, तो 3 कंडीशन हो सकती है। एक होती है आपकी 2 पॉइंट क्लैंपिंग। 2 पॉइंट क्लैंपिंग कौन सी दिख रही है, एक जॉज के अंदर आपको आउटर सरफेस के जो जॉज के पॉइंट हैं वो टच करेंगे जॉब पे। एक होगा डी, जो एग्जैक्ट है, जितने का आपका डाया है उसी रेडियस का आपने जॉज में कट लगाया है। थर्ड पॉइंट है टू स्मॉल। अगर आपका कंपोनेंट का रेडियस कम है और जॉज का रेडियस ज्यादा है, तो सेंटर पॉइंट पे टच करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो एग्जैक्ट वाला ही होता है। लेकिन इससे भी अगर अच्छा है तो ये वाला मल्टी पॉइंट होने चाहिए क्लैंपिंग, जिससे आपकी रिजिडिटी आती है और पार्ट की रनआउट कंट्रोल में रहती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट सुटेबल टूल्स।
जो मेथड हम प्रोसेस फॉलो करेंगे उसके लिए टूल्स टेबल कैसे होगा। आइडेंटिफाई मशीनिंग ऑपरेशन, सबसे पहले हमें ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन करना है, टर्निंग करना है, फेसिंग करना है, स्पेशल ग्रूविंग करना है, या आपको थ्रेडिंग करना है। वो ऑपरेशन आपको डिफाइन करना है। अगर थ्रेडिंग करना है तो थ्रेडिंग से पहले आपको उसमें डायट रन करना पड़ेगा, अगर आईडी में तो उसको ड्रिल करके बोर करके वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग टूल सिलेक्शन होगा। सेलेक्टिंग टूल इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस, ये प्रोग्रामिंग का प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि प्रोग्राम आप बिना प्रोसेस के नहीं बना सकते। जब आपको ऑपरेशन नहीं पता है तो आप प्रोग्राम किसका बनाएंगे, किस टूल को कैसे चलाना है, कितना डेप्थ ऑफ कट पे चलाना है, कितनी गहराई तक चलाना है, तो ये कैसे पता लगेगा। तो ये आपका एक मशीनिंग ऑपरेशन का नोन होगा, तभी आपका प्रोग्राम बना सकते हो। ऑफन डिस्कस द टूलिंग पॉसिबिलिटीज विद द सीएनसी ऑपरेटर, जो सीएनसी ऑपरेटर उस पर काम कर रहा है तो उसको काफी हद तक नॉलेज रहती है कि इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो ये टूल हम लगाते हैं। सेलेक्टिंग ए टूल फ्रॉम द सीएनसी मशीनिंग मींस सिलेक्शन ऑफ, टूल को सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया क्या है आपका। कटिंग टूल होल्डर, जो टूल को होल्ड करने वाला है। होल्डर का मतलब इसमें आपको इंसर्ट होल्ड करना है, ये मिलिंग करना। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है आपका कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स आपका क्या हो सकती है, ड्रिल हो सकता है, इंसर्ट हो सकती है, जो आपकी कंज्यूमेबल होता है। एक ड्यूरेबल और कंज्यूमेबल दो तरह के टूल्स होते हैं। कंज्यूमेबल वो होगा जो आपका पार्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, पार्ट के कॉन्टेक्ट में इट मीन्स उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वो वियर हो गया, घिस गया, टूट गया तो उसको चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं, वो कंज्यूमेबल कहलाता है। ड्यूरेबल वो होता है जिसमें आप टूल को होल्ड करते हो। अभी ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, इस तरह के आपको टूल लगाने पड़ेंगे, इन जिस तरह की शेप होगी उसी तरह का टूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस तरह की अगर कट करना है बैक साइड में और इधर से शार्प एज बनाना है तो इस तरह की इंसर्ट लगानी पड़ेगी। अगर इस तरह का करना है तो ये वाली लगानी पड़ेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। टूल की हमारी अलग से क्लास लगती है, टूल को अगर समझना है तो उसके लिए अलग समझना पड़ेगा। टूल का इतना ही इसमें समझा सकते हैं, बाकी क्योंकि टूल अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। डिसाइड ऑन कटिंग कंडीशन, अभी जो पॉइंट आता है कि कटिंग कंडीशन क्या है। व्हाट इज ऑफन कॉल्ड स्पीड एंड फीड इज ओनली पार्ट ऑफ द ओवरऑल कटिंग कंडीशन। कटिंग कंडीशन का मतलब आपकी उस पार्ट को कट करने के लिए जो टूल आपने सेलेक्ट किया है उसके स्पीड और फीड कितनी है और कैसे सेलेक्ट किया है। कटिंग कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फिक्स्ड फैक्टर, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसको सिलेक्शन के लिए, कंडीशन को के अकॉर्डिंग आपको सेट करने के लिए। एक मटेरियल है जो मशीन करना है, मेटल कौन सा है, अगर आपका कास्ट आयरन है, स्टील है, ब्रास है, कॉपर है, तो टूलिंग उसके अकॉर्डिंग लगेगा। सेकंड आता है इट्स शेप, उसकी शेप कैसी है और कंडीशन कौन सी है। मशीनिंग कैपेबिलिटीज कितनी है, उस पे जो टूल हम लगाएंगे क्या वो इतना डेप्थ ऑफ कट ले लेगा या उस पैरामीटर पे मशीन चल जाएगी, इस तरह के। दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन दैट आर विद द पावर ऑफ सीएनसी प्रोग्रामर, ये एक सीएनसी प्रोग्रामर की स्ट्रेंथ है, ये चीज डिफाइन करना है, क्योंकि ये और कोई नहीं बता सकता। जो प्रोग्राम बनाएगा वही इस चीज को सिलेक्ट करेगा, वही उसको, क्योंकि वो प्रूव भी वही होगा जो आपने सेलेक्ट किया है, वही कंपोनेंट पे बनेगा और वो कंपोनेंट ओके बनेगा अगर ये चीज पैरामीटर आपने सेलेक्ट किए सही अकॉर्डिंग, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल टूलिंग सिलेक्शन एंड सेटअप मेथड। सेटअप मेथड वो जो मैंने बताया आपको कि जो उसको क्लैंप कैसे करना है, पीछे सेंटर लगाना है, रिवॉल्विंग सेंटर लगाना है, डेड सेंटर लगाना है, क्या लगाना है, डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट, स्पिंडल स्पीड एंड कटिंग फीड रेट, ये सारे कटिंग कंडीशन के पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, एक सीट बनानी है इस तरीके की, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। सपोज करो आपको एक टर्निंग करना है तो पहला जो कट लगाएंगे तो डेप्थ ऑफ कट 0.2 रहेगा, फीड 0.1 रहेगी और इसकी कटिंग स्पीड 300। तो एक ये एग्जांपल है, आप अपने अकॉर्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग मेटल के अकॉर्डिंग ये ऊपर जो पैरामीटर लिखे इनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रोग्राम बनाने से पहले लिखने पड़ेंगे जो आप प्रोग्राम में डालने वाले हो। ये डिसाइडेड होने चाहिए कि पहले किस पैरामीटर पे चलेगा, मशीन पे जाके एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी कंडीशन हमें पहले पता है तो उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट होना चाहिए। फिर आता है आपका राइट द प्रोग्राम।
पार्ट प्रोग्राम कैन बी डेवलप बाय सेवरल मेथड, इसके कई मेथड है। कौन से मेथड है? मैनुअल प्रोग्रामिंग, वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट, हम इसी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, मैनुअल प्रोग्रामिंग। फिर आता है मैक्रो प्रोग्रामिंग, और थर्ड आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो आपकी क्रिटिकल कोई शेप है जो आपकी 3D मॉडल से डेवलप किया करनी है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर से ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शेप मैनुअल में नहीं कैलकुलेट कर सकते। मैक्रो प्रोग्रामिंग एक एडवांस प्रोग्रामिंग है जो आपको बेसिक के बाद एडवांस काम आती है, बट ये भी उसी का पार्ट है। कन्वर्सेशनल प्रोग्रामिंग, तो ये आपके प्रोग्राम के इनपुट के कंडीशन है, जो आपको प्रोग्राम लिखने के तरीके कौन से, इन पे अपना अपना एक चैप्टर है। जब भी आगे आगे चलते जाएंगे तो इनके बारे में सब पता लगेगा। प्रोग्राम जब लिख दिया उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करा जाएगा? उसके लिए सबसे सिंपल है, एक सिद्ध, जो एक प्रूवन विधि है, एक टूल पाथ सिमुलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। प्रोग्राम को चेक करने के लिए सिमुलेटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप प्रोग्राम बनाने के बाद सिमुलेटर पे चला के देख सकते हैं उसको, मशीन में डायरेक्ट डाले बगैर। प्रोग्राम की एरर को खोजने के लिए कई मैनुअल चेक का भी उपयोग किया जा सकता है। यहां तक कि प्रोग्राम का एक संक्षिप्त स्कैन कुछ स्पष्ट त्रुटियों का प्रकट कर सकता है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आपकी अगर कुछ एरर है, टाइपिंग एरर है, वो आपको बता देगा। एक लाइन में डबल कोड लिखे हैं या उसमें कहीं पे पॉइंट नहीं लगा है, तो मशीन अलार्म पहले ही दे देगी, बता देगी उसमें। यदि आप जानते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, होता क्या है कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका माइंड उसी तरह से काम करना चाहिए कि आप क्या ढूंढने वाले हैं उस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम की जांच बहुत तेज होगी। अगर आपको उसमें पैरामीटर देखने हैं तो पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। अगर आप उसमें देखना क्या चाह रहे हैं तो वो आपको इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम में कई एरर हो सकती हैं। शुरुआती एरर होती है, एक प्रोग्राम के बीच में त्रुटियां एक अलग तरह की होती है, मतलब एक प्रोग्राम के शुरू में और एक प्रोग्राम के बीच में। एक आपका जो एक्सपीरियंस वाला ऑपरेटर है किसी भी नुकसान से पहले एक एरर को खोज करेगा। प्रोग्राम कंप्लीट एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या आता है आपका, इफ एनी केस द प्रोग्रामर हैड ए गो थ्रू सर्टेन स्टेप दैट रिक्वायर्ड कैलकुलेशन फॉर द एग्जांपल। कैलकुलेशन कहाँ जरूरत पड़ती है? जो आप कोऑर्डिनेट निकालते हो उनके कैलकुलेशन की सीट मैनुअल बनाते हैं, और वो सीट हमेशा रिकॉर्ड में रखनी चाहिए कि कौन सी डायमेंशन आपने कहाँ से कैलकुलेट करी थी। और कल को अगर उसमें एडिट करना पड़े या कोई मॉडिफाई करना पड़े तो उस बैकअप के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। In any case, the programmer had to go through certain steps that required calculation for the example as well as other steps. Documenting these calculation or process can prove to be very valuable if the programmer has to be modify or any region। जो मैंने बताया आपको, किसी भी कारण से प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, चेंज करना पड़े तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ड्राइंग कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन, ड्राइंग में जो पैरामीटर दिए हुए हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया है और कैसे करना चाहिए। सेटअप इंफॉर्मेशन, पार्ट को लोड करने का क्या सेटअप है, आपको एक स्केच बना के उसमें लगाना है कि आपको पैसे कंपोनेंट को कैसे क्लैंप करना है, जॉज में करना है, चक में करना है, किस में करना है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटर, कई केस में क्या होता है, ऑपरेटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये पहला कट लगने के बाद आपको साइज चेक करना है, कूलेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। ये डिफरेंट तरह के आप ऑपरेटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि ये आपका डायमेंशन इतना बनेगा तो ही पार्ट आपका सही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये ऑपरेटर के लिए इंस्ट्रक्शन आप एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में लिख सकते हैं। दी ऑपरेटर नीड टू नो व्हाट फिक्चर हैज बीन यूज्ड, हाउ द पार्ट इज ओरिएंटेड, पार्ट को पिक्चर में कैसे लगाना है, ओरिएंट कैसे करना है, अंदर कौन सा हिस्सा रखना है, बाहर कौन सा हिस्सा रखना है, पार्ट को कैसे लोकेट करना है, पिक्चर की कंडीशन क्या है, पार्ट को रखना कैसे। तो एक उसको बना के उसकी फोटो खींच के स्केच बना के रिकॉर्ड में रखना है कि कल को हम ध्यान रहे कि कैसे इसको बनाया था प्रोग्राम। व्हाट टूल हैव बीन सिलेक्टेड, कौन कौन से टूल हमने किस ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किए हैं, एंड व्हाट वेयर द पार्ट x0 y0 z0 इज लोकेटेड। जब हमने प्रोग्राम बनाया उस दौरान कौन सा ओरिजिन हमने कंसीडर किया था जहां से हमने प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं। सेंड प्रोग्राम टू मशीन शॉप, लास्ट में क्या आता है,
ये प्रोग्राम सारी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद इस प्रोग्राम को मशीन में दे दिया जाता है। प्रोग्राम ट्रांसफर इंक्लूडिंग several मेथड ऑफ मेकिंग द प्रोग्राम अवेलेबल फॉर मशीनिंग। ये जो आपको सारी एक्टिविटी बता रहे हैं ये सब ऑफलाइन एक्टिविटी, आपको मशीन पे खड़े होकर करने की नहीं है, ये सारी आपको पहले करने की है। मशीन पे तो आपको खाली प्रोग्राम डालना है और चलाना है। ये एक्टिविटी इस लेवल तक का प्रोग्रामर का काम होता है और ये ऐसे मार्केट में बनते हैं। Commonly, this process is called a program loading. There are different methods to loading program. The most common is to store in the memory of the CNC unit. आप पेन ड्राइव से डाल सकते हो, प्लस कार्ड से डाल सकते हो, RS-232 पोर्ट के द्वारा डाल सकते हो। The other method including DNC. DNC क्या होता है आपका? जब आप कोई कंपोनेंट प्रोग्राम अगर हमने कंप्यूटर से बनाया है, मतलब 3D से बनाया है, उसके प्रोग्रामर की लेंथ ज्यादा हो जाती है तो वो डायरेक्ट मशीन में नहीं चलता, उसको केबल के थ्रू या एक्सटर्नल कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करके बनाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, चलाते हैं उसको। तो ये था हमारा पार्ट्स। अभी हम इसको यही स्टॉप करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।